जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं दुनिया में, उनमें से मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस में हमें राइट्स देखने को मिलते हैं जो कि उस देश के लोगों को दिए जाते हैं। ये राइट्स एश्योर करते हैं एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस भी होते हैं जहां हमें सिटीजन्स के लिए ड्यूटीज देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिकॉज एक सिटीजन अकेला नहीं बल्कि एक कलेक्टिव एनवायरनमेंट में रह रहा है, यानी कि एक कम्युनिटी, सोसाइटी और कंट्री का पार्ट बन के रह रहा है, तो बाकी लोगों की तरफ, इंस्टीट्यूशंस की तरफ, सोसाइटी की तरफ, कंट्री की तरफ उसकी कुछ ड्यूटीज हैं जो उसे परफॉर्म करनी चाहिए। जो राइट्स होते हैं ये मेनली प्रेजेंट होते हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस में, यानी कि उन कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस में जहां डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश्ड है, जैसे कि यूएसए जो कि एक डेमोक्रेसी है। इसके कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बिल ऑफ राइट्स देखने को मिलता है। ऑन दी अदर हैंड, जहां तक सिटीजन्स के लिए ड्यूटीज वाला जो कॉम्पोनेंट है ये मेनली प्रेजेंट होता है सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस में, यानी कि उन कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस में जहां सोशलिज्म की आइडियोलॉजी प्रिवेल करती है। जैसे कि जो फॉर्मर यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सिटीजन्स के लिए ड्यूटीज दी गई थी। ये ड्यूटीज वाला फीचर हमें डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस में देखने को नहीं मिलता। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस राइट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस का फोकस ड्यूटीज के ऊपर ज्यादा होता है। हैविंग सेड दैट, जो सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं उनमें ड्यूटीज के साथ साथ राइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस में हमें थोड़े अलग तरह के राइट्स देखने को मिलते हैं। जहां एक तरफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस में पॉलिटिकल राइट्स और इंडिविजुअल राइट्स पर फोकस होता है, वहीं सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस में कलेक्टिव राइट्स और सोशियो इकोनॉमिक राइट्स पर ज्यादा फोकस होता है। और साथ में सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस में एक बैलेंस मेंटेन करने का अटेम्प्ट किया जाता है बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस फोकस करते हैं सिटीजन्स के राइट्स पर और सिटीजन्स की ड्यूटीज का एस्पेक्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रेजेंट नहीं होता। और वहीं सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस फोकस करते हैं एक बैलेंस फॉर्म करने पर बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है जो कि है जापान। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन अकेला ऐसा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हमें सिटीजन्स के राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी देखने को मिलती है। जहां तक इंडिया की बात है तो जो सेटअप इंडिया ने एस्टैब्लिश किया है दैट इज सोशलिज्म विद अ डेमोक्रेसी, जिसे नाम दिया गया है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का। अब क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी भी है और साथ में सोशलिज्म का सिस्टम भी एस्टैब्लिश्ड है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दोनों राइट्स और ड्यूटीज देखने को मिलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हमें फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं जो कि दिए गए हैं इंडियन सिटीजन्स को, और साथ में कुछ राइट्स नॉन सिटीजन्स या फिर फॉरेनर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A ये डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज से, जो कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है। अब देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में प्रेजेंट फंडामेंटल ड्यूटीज को। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड नहीं करी गई थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है, ये पार्ट पूरी तरह से एब्सेंट था 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था। इन अदर वर्ड्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इंडिया के सिटीजन्स को किसी भी तरह की ड्यूटी नहीं दी थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने स्टेट यानी कि गवर्नमेंट के लिए कुछ ड्यूटीज अलॉट की थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की फॉर्म में, जो कि प्रेजेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से नहीं थी तो फिर ये कब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी गई? देखो, हमारे देश में जब 2 साल के लिए इमरजेंसी लगी 1975 से 1977 के बीच, तब गवर्नमेंट को एक जरूरत महसूस हुई फंडामेंटल ड्यूटीज की, कुछ ऐसी लिस्ट ऑफ ड्यूटीज जो कि हर सिटीजन फॉलो करे और डे टू डे बेसिस पर अपहोल्ड करे, जो कि कंट्रीब्यूट करेगा एक बेहतर सोसाइटी और नेशन बनाने में। गवर्नमेंट को लगा कि फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमारे देश के लोगों को दिए गए हैं और जिन्हें हर सिटीजन एंजॉय कर रहा है, इन राइट्स के साथ साथ हर सिटीजन को एक सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर ड्यूटीज भी दी जानी चाहिए। ये सब देखते हुए गवर्नमेंट ने 1976 में एक कमेटी सेटअप करी जिसका नाम था स्वरण सिंह कमेटी, क्योंकि इस कमेटी को लीड कर रहे थे हमारे फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर स्वरण सिंह। और इस कमेटी का काम था फंडामेंटल ड्यूटीज के कंसेप्ट को स्टडी करना और देखना कि क्या इन ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डालना चाहिए, और अगर डालना चाहिए तो फिर इन फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन कौन सी ड्यूटीज आनी चाहिए। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये रिकमेंड किया कि हमारे देश के सिटीजन्स को इस बात का पता होना चाहिए
कि फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करने के साथ साथ एक सेट ऑफ ड्यूटीज भी है जो हर सिटीजन को परफॉर्म करनी चाहिए। रिजल्टेंटली इस कमेटी ने ये बोला कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करी जानी चाहिए और इन फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया चैप्टर या फिर एक नया पार्ट ऐड करना चाहिए जिसमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन होंगी। साथ ही में इस कमेटी ने इन टोटल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज अपनी रिपोर्ट में रेकमेंड करी। इस रिपोर्ट के आने के बाद गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट की कई सारी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया। इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट 4A ऐड किया गया जिसमें एक नया आर्टिकल 51A इंट्रोड्यूस किया गया और इस आर्टिकल में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्ट करी गई। एक एक करके मैं आपको सभी फंडामेंटल ड्यूटीज बताता हूँ। पहली ड्यूटी है कि सिटीजन्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करना है और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रमोट किए गए आइडियल्स और वैल्यूज जैसे कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाए गए इंस्टीट्यूशंस जैसे कि जुडिशरी या फिर इलेक्शन कमीशन, इन सबको रिस्पेक्ट करना है और साथ ही हमारा नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को भी रिस्पेक्ट करना है। इसके बाद सिटीजन की सेकंड ड्यूटी है कि जिन आइडियाज और वैल्यूज के बेसिस पर हमारा फ्रीडम स्ट्रगल बिल्ट हुआ जैसे कि सोवरेनिटी, लिबर्टी एक्सेट्रा, इन सभी आइडियाज और वैल्यूज को फॉलो करना है। सिटीजन्स की थर्ड ड्यूटी है देश की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करना और प्रोटेक्ट करना, यानी कि कुछ ऐसा एक्शन ना लेना जिससे इंडिया की सोवरेनिटी या फिर यूनिटी और इंटेग्रिटी पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आए। सिटीजन्स की फोर्थ ड्यूटी है देश को डिफेंड करना और कंट्री के बेनिफिट के लिए अगर किसी तरह की सर्विस रिक्वायर्ड है तो वो प्रोवाइड करना। सिटीजन्स की फिफ्थ ड्यूटी है सभी इंडियंस के बीच एक हार्मोनियस रिलेशन और एक ब्रदरहुड की स्पिरिट को प्रमोट करना जिससे यूनिटी की फीलिंग और ज्यादा स्ट्रेंथन हो। साथ ही में सिटीजन्स को ये भी एश्योर करना है कि कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो कि वुमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट हो, ऐसी प्रैक्टिस को रिनाउंस या फिर खत्म किया जाए। सिटीजन्स की सिक्स्थ ड्यूटी है कि जो इंडिया का कल्चर और हेरिटेज है जो कि कई सेंचुरी से इवॉल्व होता आ रहा है उसको वैल्यू करना और उसे प्रिजर्व करना। सिटीजन्स की सेवेंथ ड्यूटी है कि जो हमारा नेचर है जिसमें लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा आते हैं, इस नेचर को प्रोटेक्ट करना। सिटीजन्स की एट्थ ड्यूटी है कि हर एक सिटीजन को साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब होता है कि रीजन या फिर लॉजिक के बेसिस पर चलना इंस्टेड ऑफ सुपरस्टिशन या र्यूमर्स या फिर किसी और इलॉजिकल बेसिस पर। साथ ही में ह्यूमैनिज्म की स्पिरिट को भी डेवलप करना है। ह्यूमैनिज्म मीन्स कीपिंग ह्यूमंस एट द सेंटर इंस्टेड ऑफ रिलीजन और गॉड। और साथ में एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी या फिर जिसको क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं वो स्पिरिट रखना और साथ ही में रिफॉर्म या फिर बदलाव या फिर बेहतर होने की स्पिरिट भी रखना। सिटीजन्स की नाइन्थ ड्यूटी है पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना और किसी भी तरह के वायलेंस को अवॉइड करना। सिटीजन्स की 10th ड्यूटी है कि इंडिविजुअल और साथ ही में कलेक्टिव लेवल पर एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना और अपनी अचीवमेंट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करना। ये थी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि ऐड करी गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। लेकिन 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ एक और 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड करी गई थी और इस फंडामेंटल ड्यूटी के अकॉर्डिंग सभी पेरेंट्स और गार्डियंस को ये इंश्योर करना है कि वो सब बच्चे जो कि 6 और 14 की एज ब्रैकेट में आते हैं उन्हें एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाए। सो ये थी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में मेंशन है। अब देखते हैं कुछ फीचर्स इन फंडामेंटल ड्यूटीज के। पहला तो ये कि फंडामेंटल ड्यूटीज का नेचर किस तरह का है। इस बेसिस पर हम फंडामेंटल ड्यूटीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मॉरल ड्यूटीज और दूसरा है सिविक ड्यूटीज। मॉरल ड्यूटीज मॉरल एस्पेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करती है जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल की जो वैल्यूज है उन्हें चेरिश करना, और वहीं सिविक ड्यूटीज मेनली फोकस करती हैं सिविक एस्पेक्ट्स पर जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना। सेकेंड फीचर है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के थ्रू कुछ ऐसी वैल्यूज को प्रमोट किया जा रहा है जो कि हमारे ट्रेडिशन, कल्चर और रिलीजन्स का ऑलरेडी एक सेंट्रल पार्ट है, जैसे कि नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना जो कि हमारे देश की बहुत सारी कम्युनिटीज पहले से ही फॉलो करती आ रही हैं
और कई रिलीजन्स में भी नेचर को वर्शिप किया जाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज के थ्रू वो टास्क्स, वैल्यूज और प्रैक्टिसेस जो कि इंडियन वे ऑफ लिविंग का एक इंटीग्रल पार्ट है, उन्हें कोडिफाई किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज का थर्ड फीचर ये है कि ये ड्यूटीज सिर्फ इंडियन सिटीजन्स तक ही लिमिटेड हैं। फॉरेनर्स पर ये ड्यूटीज लागू नहीं होती। दिस इज अनलाइक फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि कुछ फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स पर भी अप्लाई होते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज का फोर्थ फीचर ये है कि डीपीएसपीज की तरह फंडामेंटल ड्यूटीज भी नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि ये ड्यूटीज ऑटोमेटिकली एनफोर्सिएबल नहीं है। अगर आप इनमें से किसी भी ड्यूटी को वायलेट करते हो तो आपको ड्यूटी के वायलेशन के बेसिस पर कोर्ट्स में पनिश नहीं किया जा सकता, अनलेस पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना रखा है किसी ड्यूटी को एनफोर्स करने के लिए। सो ये फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सिएबल नहीं है और इन ड्यूटीज को एनफोर्स किया जा सकता है लॉ बनाकर। अब जैसा मैंने आपको बताया कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने टोटल 8 ड्यूटीज रिकमेंड करी थी, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 10 ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी गई। सो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से भी कुछ ड्यूटीज ऐड करी। एट द सेम टाइम कुछ ड्यूटीज इस कमेटी ने रिकमेंड करी थी जो कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं करी, जैसे कि ड्यूटी टू पे टैक्सेस। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। पहला सिग्निफिकेंस तो ये है कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स को एक रिमाइंडर देती है कि राइट्स एंजॉय करने के साथ साथ सिटीजन्स की कुछ ड्यूटीज भी हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड द कंट्री जो उन्हें फुलफिल करनी चाहिए। सेकंड सिग्निफिकेंस ये है कि ये ड्यूटीज एंटी नेशनल या एंटी सोशल एक्टिविटीज के अगेंस्ट एक वार्निंग की तरह एक्ट करती हैं। थर्ड सिग्निफिकेंस ये है कि ये ड्यूटीज एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है सिटीजन्स के लिए, और ये ड्यूटीज सिटीजन्स के अंदर एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन और कमिटमेंट प्रमोट करती हैं। फोर्थ सिग्निफिकेंस ये है कि ये ड्यूटीज सिटीजन्स को एक फीलिंग देती हैं कि सिटीजन्स नेशन बिल्डिंग में और नेशनल गोल्स को रियलाइज करने में सिर्फ एक स्पेक्टेटर का रोल नहीं निभाते, बल्कि एक एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह काम कर रहे हैं। फिफ्थ सिग्निफिकेंस ये है कि ये ड्यूटीज कोर्ट्स को असिस्ट करती हैं किसी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को डिटरमाइन करने के लिए, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1991 में मोहन कुमार सिंघानिया केस में। अब फंडामेंटल ड्यूटीज का क्रिटिसिज्म देखें तो इसमें पहला क्रिटिसिज्म ये है कि ये ड्यूटीज की लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कि ये ड्यूटीज कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर नहीं करती, जैसे कि कास्टिंग ऑफ वोट या फिर पेइंग टैक्सेस। सेकंड क्रिटिसिज्म ये है कि ये ड्यूटीज ज्यादा क्लियर लैंग्वेज में नहीं है और ये काफी सब्जेक्टिव, वेग और एम्बिगुअस है, जैसे कि नोबल आइडियाज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल में एग्जैक्टली क्या क्या आइडियाज आएंगे, दिस इज नॉट मेंशन्ड। सो हर कोई इन ड्यूटीज को अपने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा। थर्ड क्रिटिसिज्म ये है कि ये ड्यूटीज एनफोर्सिएबल नहीं है जब तक इनके ऊपर पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाती। स्वर्ण सिंह कमेटी ने यह रिकमेंड किया था कि इन ड्यूटीज की नॉन परफॉर्मेंस पर पनिशमेंट दी जानी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इन ड्यूटीज को डीपीएसपीज की तरह ही नॉन जस्टिसिएबल रखा। एंड बिकॉज दीज ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल, दे आर मोर लाइक कोड ऑफ मॉरल प्रिसेप्ट्स एंड नथिंग मोर देन दैट। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज कि अगर ये ड्यूटीज इतनी ही फंडामेंटल है तो एट द वेरी फर्स्ट प्लेस इन्हें ऐड करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर कोई ड्यूटी या टास्क बहुत ही फंडामेंटल होता है तो फिर सिटीजन्स वैसे भी उन्हें परफॉर्म करेंगे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हो या नहीं। और लास्ट क्रिटिसिज्म ये है कि इन ड्यूटीज को डीपीएसपीज के साथ ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे इन ड्यूटीज का सिग्निफिकेंस डिक्रीज हो गया, क्योंकि डीपीएसपीज नॉन एनफोर्सिएबल है एंड देयरफॉर लेस सिग्निफिकेंट है। इंस्टेड ऑफ एडिंग इट विद डीपीएसपीज, इन ड्यूटीज को पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बाद से सपोज पार्ट 3A बनाकर ऐड करना चाहिए था, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिएबल एंड देयरफॉर मच मोर सिग्निफिकेंट दैन डीपीएसपीज। सो ये था फंडामेंटल ड्यूटीज का क्रिटिसिज्म। नाउ वन लास्ट थिंग इज 1999 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी एस्टैब्लिश करी जिसका नाम था वर्मा कमेटी, और इसका काम था फंडामेंटल ड्यूटीज को एनालाइज करना और आइडेंटिफाई करना कि ऐसे कौन कौन से लॉज एग्जिस्ट करते हैं जिनसे इन फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स किया गया है। सो इस कमेटी ने ऐसे कई लीगल प्रोविजंस को आइडेंटिफाई किया जिनमें आते हैं प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, वाइल्ड लाइफ प्रिवेंशन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, कई सारे आईपीसी के प्रोविजंस एक्सेट्रा। सो दिस वाज फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर। फॉलो फॉर मोर।